गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन की कुछ क्वेश्चंस को लेकर वीडियो बना रहा हूँ आज। जी। मेरा पहला क्वेश्चन है सर, आईवीएफ के दौरान प्रोजेस्टेरोन लेवल कितना होना चाहिए? वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ, डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी, जबलपुर से मध्य प्रदेश में स्थित है और आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक हूँ। मेरी वाइफ डॉक्टर रिंकू बैनर्जी एक बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट हैं, एंड जो बेटी ईशानी बहुत अच्छी मॉलिकुलर बायोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। हम रेगुलर आईवीएफ इक्सी विद ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र रेगुलरली करते हैं। ये जो क्वेश्चन है कि लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या होना चाहिए, वो नॉर्मली एक डिक्टम चलता है 20 और 200 का, बट ये बहुत टेक्निकल है। और दूसरी बात ये है कि जो प्रोजेस्टेरोन वो 20 के आसपास रहना चाहिए, ईस्ट्रोडायोल जो रहता है 200 के आसपास रहना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं जब हम वेजाइनल प्रोजेस्टेरोन इस्तेमाल करते हैं तो वो सीरम लेवल पहुंचा दें। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। कई बार हम जब डाइड्रोबोन या डाइड्रोजेस्टेरोन देते हैं, डुफास्टोन देते हैं, तो वो रेट्रो प्रोजेस्टेरोन होते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन लेवल को शायद नहीं दिखाएंगे पर आपका इंटरनल प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करते हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, कभी और डिटेल होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। सर, कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट के बारे में बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लीज़। अगेन इट इज़ ए वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। जो कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट होता क्या है? एक्चुअली जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, बच्चे का जो सिर है, उसके जो भीतर ब्रेन है, उस ब्रेन का जो सबसे फॉरवर्ड वाला पार्ट होता है, इसको प्रोसेनकेफेलॉन बोलते हैं। प्रोसेनकेफेलॉन डिवाइड होता है टिलेनकेफेलॉन में और डायनसेफेलॉन में। ये मिड ब्रेन है, इसको मीजेनकेफेलॉन भी बोलते हैं। ये हाइंड ब्रेन है, इसको रोम्बेनसेफेलॉन भी बोलते हैं। रोम्बेनकेफेलॉन डिवाइड होता है मेटेनकेफेलॉन और माइलेनकेफेलॉन में। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर इसलिए बोलना ज़रूरी है कि जो टिलेनकेफेलॉन है, मतलब टिलेनकेफेलॉन मतलब ये वाला जो पार्ट, सबसे फॉरवर्ड वाला पार्ट जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनता है, उस हेमिस्फीयर के भीतर जो ब्रेन मटेरियल बनता है, उस ब्रेन मटेरियल के भीतर एक कैविटी होती है, उसको लैटरल वेंट्रिकल बोलते हैं। ऐसे ही थैलेमस डायनसेफेलॉन के बीच में जो बनता है उसको थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं। ऐसे ही एक्विडक्ट होता है, ऐसे ही फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ये जो वेंट्रिकल होते हैं, इसमें से सीएसएफ प्रवाहित होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, स्पाइनल कैनाल में, और फिर यहाँ से बाहर आके सबअरेक्नॉइड स्पेस में जाती है। ये एक सीएसएफ का फ्लो है। इस सीएसएफ को फ्लो को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर नेचर कुछ गुच्छे बनाती है आर्टरीज की, आर्टरियोल्स की या कैपिलरीज की। इसको कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं। इसमें से कुछ रिश्ता है, न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन ही इस ब्रेन को यहाँ खाना देता है। जब इसके भीतर ये जो आर्टीरियल प्लेक्सस है, इसको कोरॉइड प्लेक्सस बोलते हैं। कोरॉइड प्लेक्सस लैटरल वेंट्रिकल में भी हो सकती है, थर्ड में भी हो सकती है, फोर्थ वेंट्रिकल में भी हो सकती है। कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट अधिकतर हम लैटरल वेंट्रिकल के, मतलब प्रोसेनकेफेलॉन के टिलेनकेफेलॉन वाले पार्ट में, लैटरल वेंट्रिकल में जो कोरॉइड प्लेक्सस में यदि जगह बन जाए। अभी मैंने एक केस देखा था, जब बाकी कुछ सब कुछ ठीक रहा था, बट इसका जब एमनियोसेंटेसिस कराया तो ये ट्राइसोमी 18 निकला। ट्राइसोमी 18 में कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट ज़्यादा होते हैं, बट केवल कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट से बाकी चीज़ें यदि ठीक हैं तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता। पर यदि कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट बड़े दिखते हैं तो एमनियोसेंटेसिस कराना उचित होता है। मेरा जो अप्रोच है, बच्चे में यदि कुछ भी मुझे एबनॉर्मल लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कपल को बोलूँ एमनियोसेंटेसिस कराने, ताकि मैं 5 प्रोब, मतलब 21, 18, 13, X and Y, इसके एन्यूप्लॉइडी और क्रोमोसोमल माइक्रो एरे 350K लो रेजोल्यूशन, ये 2 चीज़ करा लो। मोस्ट ऑफ द फीटल डिफेक्ट इसमें पकड़ में आते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये बच्चा डाउन सिंड्रोम 18 से ग्रसित हो। अभी जो एक पेशेंट मिला था उसमें ये सब ठीक था, पर CMA में चारकोट मेरी टूथ डिजीज़ आया। मतलब ये भी इतना खतरनाक है जितना डाउन सिंड्रोम है।
तो कोरॉइड प्लेक्सस सिस्ट एक बच्चे में एबनॉर्मेलिटी का होने का इशारा करती है। मिनिमम AMH कितना होना चाहिए? मिनिमम EMH तो हम कितने तक कर चुके हैं? सर 0.003 में भी 0.003 जो रीडिंग थी उसमें पीरियड रेगुलर था, उसमें भी प्रेगनेंसी हुई है। तो 0.9 या 1 AMH के बाद में उससे नीचे जाने पे लोग अधिकतर एक डोनेशन की सलाह देते हैं, पर यदि पीरियड रेगुलर है तो मैं कोशिश करता हूँ डबल स्टिमुलेशन या फिर रेकैपेसिट से करने की। सर आप लाइव क्यों नहीं आते हैं? लाइव आने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो रहा था और थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट हो रहा था। सर मेरी PCOD प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है और मैं बहुत सारा ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ। PCOD की प्रॉब्लम अधिकतर ठीक नहीं होती है, ये मैं आपको बता दूं, पर PCOD में एक फ़ायदा ये होता है कि यदि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो एबनॉर्मल हार्मोन का गड़बड़ी है वो ठीक होने की उम्मीद रहती है। बट पीरियड रेगुलर होना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली एक जेनेटिक डिजीज़ होती है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। बट हार नहीं मानना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और अपना डाइट अच्छा रखना चाहिए। सर क्या हाइपोगोनाडिज्म हाइपोगोनेडोट्रोपिक वाले पेशेंट की प्रेगनेंसी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हाइपोगोनाट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म में ओवरी काम करती है। सर पॉलिप्स पर वीडियो बनाइए, क्या ये बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? बिल्कुल बनाऊंगा, मैं पॉलिप का भी डिटेल उतना बता नहीं पाऊंगा। आप मुझसे खर्च का भी पूछ लीजिएगा बीच में। जी मैं बस नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि आपके यहाँ IVF में कितना खर्च होता है और कैसे आना पड़ता है? यस, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए इसको जोड़ना चाहता था कि लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि कितना खर्चा आता है, कैसे आना होता है। ये मैं कुछ वीडियो में बनाता हूँ, पर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूँ कि जब भी IVF कराएं, यहाँ IVF यदि होता है तो यहाँ पर आपका एक असेसमेंट साइकिल होना बहुत ज़रूरी है। आप सीधे आके बोलेंगे मुझे IVF कर दो, नहीं। इस असेसमेंट साइकिल का खर्चा इसमें TVS हुआ, हार्मोन हुआ, मेल का टेस्ट हुआ, हिस्ट्रोस्कोपी हुआ, तो इसमें कितना खर्चा आता होगा? 25,000 के आसपास। 25,000 से 25,000 के आसपास खर्चा आता है। ये IVF के अलावा है, ये असेसमेंट करने का खर्चा है। अब डिपेंड करता है कि और भी क्या करना पड़े। जब हम एक्चुअल IVF में जाते हैं तो मोस्टली हम डे 2 से आजकल स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट। इसमें जो इंजेक्शन लगते हैं ये करीबन 10-12 दिन लगते हैं। IVF का इंजेक्शन लगने के बाद यहाँ ओवम पिकअप के बाद यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र ET और इसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट। ये जो प्रेगनेंसी टेस्ट तक का खर्चा है, यदि ये पर्सनलाइज्ड है मतलब हर पेशेंट के लिए अलग है। यदि इसमें 4 ग्रुप मैं बनाता हूँ, AMH गुड, एज लेस देन 30, खर्चा आएगा 1,05,000। AMH गुड, एज मोर देन 35, ये रेक FSH के साथ आता है। कितना आता होगा? 1,80,000। यहाँ पर AMH पुअर, एज लेस देन 30, ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाले होते हैं, इसमें भी 1,80,000 आता है। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें AMH पुअर, एज मोर देन 35 या मोर देन 40, ये जो केस हैं इसमें कई बार डबल स्टिमुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कई बार खर्चा 3,50,000 के आसपास भी जाता है। यदि हम इसमें ग्रोथ हार्मोन जोड़ते हैं, ये खर्चा 15,000 एक्स्ट्रा हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऐसे इस केस में। यदि हमको इसमें GCSF की ज़रूरत पड़ती है तो इसमें भी 15,000 का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ सकता है। ऐसे केसेस जिसमें कि रिपीटेड IVF फेलियर हो रहा है, यदि हमको एरा लेना पड़ता है तो इसका खर्चा आप देवेंद्र जी से पूछ सकते हैं। यदि हमको स्पर्म काउंट ख़राब है और स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो स्पर्म का सिलेक्शन के लिए हमको मैक्स का सहारा लेना पड़ता है, इसका खर्चा देवेंद्र जी से पूछ लें। तो ये जो खर्च है ये खर्च पर्सनलाइज्ड है, पर बेसिक जो खर्च है वो 1,05,000 भी हो सकता है और 3,50,000 भी हो सकता है। यदि यहाँ हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं और हम फ्रीज़ में जाते हैं तो फ्रीजिंग का खर्चा 25,000 रुपीज़ फॉर 2 months
और उसके बाद यदि FET करते हैं तो वो 35,000 आता है। इसके बाद का जो खर्च है, कितने दिन रख सकते हैं, वो देवेंद्र जी से आप पूछ सकते हो। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही कमेंट देते रहें। मैं कोशिश करूँगा कि जो बेस्ट कोशिश करूँगा सब कमेंट्स को अटेम्प्ट करने की। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।